गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की वर्चुअल क्लास है हमारी रिलेटेड टू रिवीजन। जी हाँ, आपने बड़े ध्यान से सुना। आज हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे बल्कि जो हमने पढ़ रखा है उसे रिवाइज करेंगे। तो आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर मोशन को। क्लियर है? अब क्योंकि एक रिवीजन क्लास है तो इसमें आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया जाएगा ताकि आपको पता लग जाए कि इस चैप्टर में ये टॉपिक है और इसे इस तरह से पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जाएगा, उसके बारे में डिटेल आप अपने आप पढ़ेंगे क्योंकि ये रिवीजन है। इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आपने ऑलरेडी बना लिए हैं और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल चुकी है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया दिया जाएगा। एक वीडियो में आपको सारी की सारी डेफिनेशंस और सारे के सारे जो वर्डिंग वाला पार्ट है वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा और दूसरी वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्लियर कर दिए जाएंगे। मींस ये जो रिवीजन रहेगी आपके पास चैप्टर मोशन के लिए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 वीडियो लेक्चर मिलेंगे। फर्स्ट वीडियो में वर्डिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे, सेकंड वीडियो में हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिवीजन करते समय अपने चैप्टर को इस तरह से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आएंगे आपके पास सभी की सभी डेफिनेशंस और ये आपने हर चैप्टर के लिए ध्यान रखना है। जैसे मोशन है तो मोशन में मैंने ब्रॉडली इतनी टाइप की डेफिनेशंस को क्लासिफाइड किया है, जैसे मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सर्कुलर मोशन। ब्रॉडली या मेजरली आपके पास यही डेफिनेशन रहेंगी। इसके अलावा भी होंगे, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू। दूसरा, इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके पास आ सकते हैं, तो मैंने ये पॉइंट भी इस चैप्टर के लिए रखा है। फिर होता है डिफरेंसेस, आपके पास डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, तो ये मैंने रखा है आपका थर्ड पॉइंट। डिस्कस हो इसे हम पहले करेंगे, इसको सेकंड नंबर पे डिस्कस करेंगे, इसको थर्ड नंबर पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है मेजरली, यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट इज न्यूमेरिकल। आपको मेजरली क्या याद रखना है कि आपने अपने चैप्टर को क्लासिफाई करना है, ठीक है। डेफिनेशन, वर्डिंग वाला पार्ट, न्यूमेरिकल वाला पार्ट। मेजरली ये 2 रहते हैं, लेकिन अगर किसी चैप्टर में कुछ अलग से भी कुछ है तो वो भी आपको नोट करना चाहिए। जैसे डिफरेंसेस रहने के पूरे चांसेस हैं, और अगर कुछ ग्राफ से रिलेटेड है या कुछ अलग है वो भी आपको नोट करना है। तो आपने अपने इस चैप्टर की रिवीजन इस तरह से करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि आज हम स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग वाला पार्ट। तो वर्डिंग वाला पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशंस। आपको सभी की सभी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड पता होनी चाहिए। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है डिफाइन दिस, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और आपको एकदम से मिल जाएगा वो 1 मार्क्स अगर आपको सभी की सभी डेफिनेशन क्लियर होंगी। डेफिनेशन लिखते हुए आपने ध्यान रखना है कि कई बार बच्चे गलत डेफिनेशन लिखते हैं या उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको छोड़ देते हैं, तो वहां पर आपको डेफिनेशन के पूरे नंबर नहीं मिल पाते, आपको हाफ नंबर ही मिलेगा उसका। सपोज करो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका हाफ मार्क्स मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपने डेफिनेशन वाले पार्ट को मजबूती से पकड़ना है, उसके ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखनी है। डेफिनेशन में सबसे पहले आपके पास है मोशन एंड रेस्ट। अगर आपको मोशन की डेफिनेशन क्लियर हो जाए तो आपको रेस्ट की डेफिनेशन बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। ओके, कैसे? क्योंकि ये दोनों आपस में कन्वर्स हैं। कैसे कन्वर्स हैं समझिए ध्यान से। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, if an object change its position with respect to some reference point with time is known as, or you can say then object is said to be in motion। अगर एक ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तब उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो उसे बोलते हैं रेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो आपका
रेस्ट पर है, ठीक है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, अदरवाइज द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो डेफिनेशन पार्ट के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन आपकी यहां पर ऐसे खत्म हो जाती है। क्लियर है? दूसरा पार्ट जो हमारे पास है, और यू कैन से जो दूसरा सेट हमारे पास बनता है वो बनता है हमारे पास, देखिए इसमें मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं तो आपने इसको शॉर्ट में नोट भी करना है। यहां पर क्या होगा, कांट चेंज होगा, कांट चेंज, बाकी सारा ऊपर की तरह बिल्कुल सेम रहेगा आपका, ठीक है। तो यहां पर जो दूसरा सेट आपके पास है वो दूसरा सेट आपके पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। दूसरा सेट आपके पास है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर है? तो जैसे आपको डिस्टेंस वर्ड क्लियर हो जाएगा, आपको डिस्टेंस वर्ड भी आपको क्लियर हो जाएगा। और यहां पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो वो हम किस में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन में। ओके, तो सबसे पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन। डिस्टेंस की डेफिनेशन आपके पास है द टोटल पाथ, और यू कैन से एक्चुअल पाथ, लेंथ भी बोल देते हैं कुछ बच्चे से, टोटल पाथ लेंथ और यू कैन से एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट, covered by an object और you can say body। body means human being की तरह, कोई एनिमल भी हो सकता है लिविंग, और ऑब्जेक्ट यानी कि कोई कार, व्हीकल, इस तरह से। तो टोटल पाथ लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कवर्ड डिस्टेंस। अब इसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ between initial point and final point, shortest path between initial and final point covered by the body, or you can say object, तो ये है आपके पास डिस्टेंस की डेफिनेशन, ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन प्रॉपरली याद होनी बहुत जरूरी है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट, बिल्कुल छोटा न्यूमेरिकल अगर हम बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा। सपोज करो आपके पास एक पर्सन है, दिस पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी 5 मीटर, बी टू सी अगेन 5 मीटर, सी टू डी अगेन 5 मीटर। तो आपसे पूछ लेंगे बताओ व्हाट डिस्टेंस ही विल कवर, व्हाट डिस्प्लेसमेंट ही विल कवर। तो जब डिस्टेंस की बात आएगी तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ होता है कवर्ड बाय द बॉडी एंड यू कैन से ऑब्जेक्ट। तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी मीन्स 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, टोटल आपके पास आ जाएगा 15 मीटर। देखो ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया, ए टू बी 5, बी टू सी 5, सी टू डी 5, टोटल 15 मीटर, ये आपके पास है डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यानी कि अब आपको क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट निकालते हुए सीधा ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी नहीं करना। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस पर्सन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है या जो उसकी जर्नी रही है उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट कहाँ है। तो जैसे मान लो ये ए से स्टार्ट हुआ है तो ए इसका क्या बन जाएगा, इनिशियल पॉइंट बन जाएगा, और उसने अपनी जर्नी कहां पर एंड की है, डी पॉइंट पर, ये इसका फाइनल पॉइंट बन जाएगा। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट बताना चाहिए, और उनके बीच में आपने क्या करना है, सीधा शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि सीधी लाइन लगानी है। क्या लगानी है, सीधी लाइन लगा के वो शॉर्टेस्ट पाथ बन जाएगा। यानी कि अब हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें फाइंड आउट करना है ए डी डिस्टेंस, ना कि ए बी बी सी सी डी, ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ए डी फाइंड आउट करना है। और इस फिगर के अकॉर्डिंग ए डी हमारे पास है इज इक्वल टू बी सी, और इसीलिए ए डी आपके पास हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है ना, ये निकालना तो इसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, 5 मीटर, ठीक है। तो इसी तरह से हमने डेफिनेशन का दूसरा सेट भी तैयार कर लिया, दूसरा सेट समझ लिया है आपने।
इसी तरह से सभी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है। मैं इसके लिए थोड़ा डिटेल में चला गया, लेकिन आगे वाली आने वाली डेफिनेशन के लिए डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। बाकी सब आपको अपने आप ही पढ़ना है, ठीक है, अपने आप समझना है, आपको सब कुछ पता है, सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन टॉपिक का पता होना चाहिए। आगे तो आप आगे तो आपको सब कुछ पता ही है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द बॉडी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वो डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, वो डेफिनेशन सही नहीं होगी, उसमें आपके नंबर कटेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज द करेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट, उसे हम बोलते हैं करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद हमारे पास कौन सा सेट था? इसके बाद हमारे पास सेट था स्पीड एंड वेलोसिटी का। इसके बाद हमारे पास कौन सा सेट है? स्पीड एंड वेलोसिटी। तो एक टर्म हमारे पास है स्पीड और एक टर्म है हमारे पास वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। तो अगर आपको प्रॉपरली स्पीड के बारे में पता लग जाए तो आप प्रॉपरली वेलोसिटी के बारे में जान सकते हैं। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड आपके पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और यू कैन से डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम या इन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। और इसका अपोजिट वेलोसिटी आपके पास क्या है? वेलोसिटी आपके पास है डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम। तो पहले हमने डिस्टेंस वर्ड समझ लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट वर्ड समझ लिया, तो स्पीड और वेलोसिटी समझना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, ओके। स्पीड की डेफिनेशन, वेलोसिटी की डेफिनेशन आपके पास आ चुकी है, आपको पता है, आपके पास नोट्स बने हुए हैं, आप वहां से दोबारा से पढ़ भी सकते हो। फिर बारी आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, जब आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड पता लग जाएंगी, उसी के अपोजिट आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी भी क्लियर हो जाएगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड के अंदर सबसे पहला वर्ड आपके पास आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है आपको ये समझना है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है आपको ये समझना है। जिसको स्पीड समझ में आ गया उसके लिए यूनिफॉर्म स्पीड ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्पीड के अंदर दो वर्ड हैं, डिस्टेंस एंड टाइम। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, अगर ये दोनों आपके पास इक्वल हो जाएं, तो उस केस में जो स्पीड आपके पास आएगी वो क्या आएगी? यूनिफॉर्म आएगी, ठीक है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time, then the speed is said to be uniform, then the speed is said to be uniform। उस केस में हम स्पीड को क्या कहेंगे? उस केस में हम स्पीड को कहेंगे कि स्पीड क्या है हमारे पास? यूनिफॉर्म है, ओके। इसका अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर इसी के अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में से कोई भी एक अनइक्वल हो जाए, एक इक्वल हो सकता है लेकिन दूसरा अनइक्वल हो जाए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन सच ए वे दैट इट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल interval of time, or you can say equal distances in unequal interval of time। यानी कि कोई भी एक चीज आपके पास क्या होनी चाहिए? अनइक्वल होनी चाहिए। उस केस में जो स्पीड होगी वो क्या बन जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बन जाएगी आपके पास, ठीक है। लास्ट, सेकंड लास्ट, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला और डेफिनेशन आपके पास है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एंड लास्ट वन इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? द स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि जैसे जो कौन बताता है हमें? जो आपका स्पीडोमीटर बताता है। गाड़ी के अंदर एक मीटर होता है ना, जो आपको बताता है कि हम किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं। फिर आपको लगता है कि ये कम है, थोड़ी ज्यादा कर देते हैं, एक्सीलेटर को तेज करते हैं और स्पीड आपकी बढ़ जाती है। तो वो जो आपके पास स्पीडोमीटर दिया हुआ है, दैट विल टेल यू द इंस्टेंटेनियस स्पीड,
और ये नॉर्मल स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? ये वो स्पीड होती है जो आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके बताते हो, डिस्टेंस से को टाइम से डिवाइड करके बताते हो, वो होती है आपके पास नॉर्मल स्पीड। और इंस्टेंटेनियस की होती है जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर होती है, जिसे आप बता नहीं सकते, डिस्टेंस बाय टाइम से नहीं बता सकते, उसे आपका स्पीडोमीटर ही आपको बताता है। क्लियर है? तो ये आपके पास था स्पीड के बारे में। कंप्लीटली बिल्कुल कॉपी करना है आपको वेलोसिटी के बारे में, सिर्फ और सिर्फ वर्ड ये चेंज हो जाएगा, जहां जहां भी डिस्टेंस वर्ड है वहां वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ जाएगा। क्लियर है? तो स्पीड अगर आपको क्लियर है तो आपको वेलोसिटी भी आपको क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन को समझने से पहले आप लीनियर मोशन समझ लीजिए। लीनियर मोशन क्या होता है? जब भी एक ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं उसे? लीनियर मोशन। लेकिन जब एक पर्सन एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक अराउंड ए फिक्स पॉइंट, ये भी होना जरूरी है, अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट। सपोज करो जैसे ये वो फिक्स पॉइंट है, तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ इन ए सर्कुलर ट्रैक अराउंड ए फिक्स पॉइंट, दैट पॉइंट एंड दैट मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। ओके, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब बारी आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जिस बच्चे को सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया उसके लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिल्कुल एक छोटी सी बात रह जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक वर्ड ऐड होना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर ट्रैक अराउंड ए फिक्स पॉइंट विद कांस्टेंट स्पीड। दोबारा देख लो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर ट्रैक around a fixed point with constant speed, then the motion is said to be uniform circular motion। ये है कंप्लीट डेफिनेशन। विद कांस्टेंट स्पीड अगर आप हटा देते हो तो बन जाएगा आपके पास सर्कुलर मोशन, और विद कांस्टेंट स्पीड वर्ड के साथ आपके साथ जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पर कांस्टेंट स्पीड वर्ड है, कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना है। नॉर्मली हम स्पीड और वेलोसिटी को एक जैसा कंसीडर कर लेते हैं। नॉर्मली 9th क्लास के अंदर हमने बहुत जगह ऐसा होगा कि वर्ड यूज कर रखा है स्पीड, लेकिन वैल्यू पुट कर रहे हैं वेलोसिटी की। ओके, क्यों? क्योंकि 9th क्लास में मैक्सिमम जगह, मैक्सिमम पार्ट पे स्पीड और वेलोसिटी का मतलब एक ही होता है, लेकिन यहां पर आप स्पीड और वेलोसिटी वर्ड को अलग अलग ही रखना। यहां पर स्पीड वर्ड है, स्पीड वर्ड ही आएगा, वेलोसिटी वर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब आपको ये क्वेश्चन भी समझना है, ठीक है? और यहां से आपको एक इस कंसेप्ट की भी क्लैरिटी आ जाएगी। यहां पर ध्यान से देखो, जो हमारे पास यहां पर वर्ड है वेलोसिटी, वो वर्ड यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के केस में, वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन कांट बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब समझने की कोशिश करना है इसे, वेलोसिटी जो है सर्कुलर मोशन के अंदर कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वेलोसिटी को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। दो तरीके से क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है वेलोसिटी की आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। कैसे? एक है मैग्नीट्यूड वाइज और एक है डायरेक्शन वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज हम वेलोसिटी को कांस्टेंट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज हम वेलोसिटी को कभी भी कांस्टेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है इन सर्कुलर मोशन चेंजेस at each and every point,
क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर चेंज होती है, इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। बेशक मैग्नीट्यूड वाइज आप उसे सेम कर दो, लेकिन डायरेक्शन वाइज आप उसे सेम नहीं कर सकते। जब आप उसे डायरेक्शन वाइज सेम नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पर आप यूनिफॉर्म स्पीड वर्ड यूज करोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। और एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए हम कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं कर सकते, इसीलिए जो सर्कुलर मोशन होता है इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। जो सर्कुलर मोशन होता है वो क्या होता है? हमेशा हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है एवरी पॉइंट पर, डायरेक्शन चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सॉरी, आपके पास यहाँ पर एक बीच में टर्म हमें डिस्कस करनी चाहिए थी, दैट इज एक्सेलरेशन, वो रह गई है, चलो उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। Accelerated motion, uniform circular motion is always accelerated motion because there is change in velocity, और when there is change in velocity there is accelerated motion। अब velocity में change कैसे पॉसिबल है? दो तरीके से पॉसिबल है, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम सेम कर भी दें तो डायरेक्शन वाइज हम कभी भी सेम नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सेलरेटेड मोशन। तो सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो इससे पहले जो हमारी टर्म रह गई थी दैट इज एक्सेलरेशन, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, और हमारा रिवीजन पार्ट जो सिर्फ वर्डिंग वाला पार्ट था वो पूरा हो जाएगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, या एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? सिंपल सी वर्डिंग में हम बात याद रखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। जब भी आपके पास वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिक्रीज को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। चेंज दोनों तरीके से पॉसिबल है, इंक्रीज वे में भी, डिक्रीज वे में भी। मींस विद टाइम, इंक्रीज का मतलब क्या है? विद टाइम वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीज करिए, सपोज करो पहले 5 मीटर पर सेकंड थी और लास्ट में 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर आपके पास विद टाइम वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, सपोज करो पहले थी 15 मीटर पर सेकंड और अब हो गई है 5 मीटर पर सेकंड, तो जो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा? क्योंकि इसका एक फॉर्मूला हमारे पास है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो यहाँ पर अब ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? यू को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है वी को। तो 10 माइनस 5 पॉजिटिव 5 डिवाइडेड बाय टाइम हम ले लेते हैं यहाँ पर 5 सेकेंड, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। लेकिन अगर हम जब यहाँ पे बात करेंगे, u की वैल्यू 15 है, v की वैल्यू 5 मीटर है, तो 5 माइनस 15 माइनस 10 टाइम ले लेते हैं अगेन 5 सेकेंड, तो माइनस 10 बाय 5 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। फॉर्मूला आपके पास ये अवेलेबल है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, हमेशा याद रखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आपके पास। और इस तरह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और जब आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ओके, और अगर आप रिटार्डेशन को एक्सेलरेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो साइन आएगा नेगेटिव। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। अगर आपके पास रिटार्डेशन हो रही है मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन की फॉर्म में आंसर आएगा नेगेटिव में, और रिटार्डेशन की फॉर्म में आप क्या करोगे? माइनस साइन को वहां से निकाल दोगे। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से हमारे पास ये थी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन से रिलेटेड कंसेप्ट। और यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो टू टाइप से पॉसिबल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी आपके पास यूनिफॉर्म वर्ड आता है, नॉन यूनिफॉर्म वर्ड आता है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसकी डेफिनेशन में इन्वॉल्व होने वाली दोनों क्वांटिटीज अगर इक्वल है तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा,
और अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ पर है टाइम। Whenever there is equal change in velocity in equal interval of time, then the acceleration is said to be uniform. बस आप ये ध्यान रखना, whenever there is equal change in velocity in equal interval of time, then the acceleration is said to be uniform. Then the acceleration is said to be uniform. और अगर उसके अंदर चेंज है, एक भी पार्ट इक्वल हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे इसे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वर्डिंग वाला पार्ट हमारा लगभग यहां पर क्लियर हो गया है। अब बहुत जल्दी 2-3 ग्राफ देख लेते हैं, और उन ग्राफ को देखने के बाद हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है रिवीजन पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब बारी आती है ग्राफ की। ग्राफ, तो ग्राफ हमारे पास मेजरली 2 टाइप से अवेलेबल है। एसटी ग्राफ, जिसे हम ब्रॉडली क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और एक हमारे पास है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमारे पास यही ग्राफ अवेलेबल है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को स्टडी करना है, इनसे अलग नहीं जाना है, ठीक है। तो एसटी ग्राफ आपके पास फर्दर 3 टाइप्स के हैं, 1 2 3। व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एसटी ग्राफ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस। डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट ग्राफ हमारे पास है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए, तो ग्राफ ये आएगा। क्लियर है, ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्स। ये आपके पास है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए। आप इसे क्रैम भी कर सकते हो, इसे समझ भी सकते हो। समझने का मतलब क्या होता है, समझने का मतलब होता है कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। रेस्ट का मतलब क्या है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। सपोज करो यहाँ पर हमारे पास 5 मीटर का डिस्टेंस है एक किसी ओरिजिन पॉइंट से, तो 5 सेकंड पर भी वो 5 मीटर पर सेकंड पर ही है, 10 मीटर पर भी वो 5 सेकंड पर ही है, 5 मीटर पर ही है, 15 सेकंड के बाद भी वो 5 मीटर डिस्टेंस पर ही है। तो ये लाइन क्या आ गई, बस स्ट्रेट लाइन आ गई ना, इस तरह से। तो ये क्या है, ग्राफ है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और यहां पर अब आपको ध्यान नहीं देना है कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ। अगर वो आपको कहता है कि ग्राफ को ड्रॉ करो, तो आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है लाइक दिस। लेकिन अगर वो आपको कहता है कि नेचर बताओ, व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ, तब आपने सिर्फ और सिर्फ ये लाइन लिखनी है, ग्राफ को ड्रॉ नहीं करना। क्लियर होगी बात ये। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपने एस और टी को जरूर मेंशन करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिना एस और टी को मेंशन किए हुए इस तरह से ग्राफ को बना देते हैं, तो नंबर कैसे मिलेगा, हमें पता ही नहीं लग रहा एस कहां पर है, टी कहां पर है। ओके, तो इस तरह से एस टी ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपके पास आ जाएगा इस तरह से, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। यहां पर हम क्या बोलेंगे इसे, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपको क्या करना है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपको क्या करना है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपको कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे भी ड्रॉ कर लो, एक कर्व लाइन आपको ड्रॉ करनी है। क्लियर है। तो ये थे हमारे पास 3 ग्राफ, व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड एंड थर्ड वन इज लाइक दिस, कर्व। ठीक है, अब बारी आती है हमारे पास वीटी ग्राफ की। तो वीटी ग्राफ हमारे पास है, वीटी ग्राफ तो वीटी ग्राफ में क्या होगा, v ऑन y एक्सिस, t ऑन टाइम एक्सिस। और हमारे पास ज्यादा वीटी ग्राफ नहीं है, आपने 2 या 3 ही याद रखने हैं। तो फर्स्ट वीटी ग्राफ आप याद रखोगे फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, और यू कैन से यूनिफॉर्म मोशन।
तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपके पास ग्राफ आएगा ये, क्लियर है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपके पास ग्राफ आएगा दिस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपके पास ग्राफ आएगा लाइक दिस। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपके पास ग्राफ आएगा कर्व लाइन, जैसे भी आप ड्रॉ कर लो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस तरह से आपके पास एक कर्व लाइन आ जाएगी, क्लियर हो रही बात है। और अगर आपको रिटार्डेशन रिप्रेजेंट करना है, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो आप क्या करोगे, जैसे देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो ये बन गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर इस तरह से हो जाए तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद इंक्रीज इन टाइम वेलोसिटी क्या कर रही है आपके पास, डिक्रीज कर रही है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म। तो ये हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का डायग्राम, ग्राफ। और एक ये हो गया आपके पास इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो इस तरह से आपके पास एक ग्राफ है, एसटी ग्राफ हम पहले बना चुके हैं, ये है हमारे पास वीटी ग्राफ। अब इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर u इज इक्वल टू 0 है। अगर इसी ग्राफ के अंदर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, सपोज करो ये है ग्राफ ए, ये है ग्राफ बी, तो ए ग्राफ बी ग्राफ से कैसे अलग है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, और यहां पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, बस इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर हो गया आपको बात है। उसी तरह से हम यहां पर अगर देखें कि एक ग्राफ मैंने ये बनाया और एक ग्राफ मैंने यहां पर ये बना दिया इस तरह से, तो इस ग्राफ में, ए ग्राफ में और बी ग्राफ में क्या डिफरेंस है, तो यहां पर पॉइंट ये है कि बी ग्राफ में फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है और ए ग्राफ में के अंदर आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं है, क्योंकि यहां पे हमने रोक दिया ना। अब इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, आप यहां पे ऐसे ड्रॉ करके पता लगा सकते हो कितनी वेलोसिटी है, लेकिन जब हम यहां पर ले आए हैं इस ग्राफ को, तो इसका मतलब क्या है, here final velocity is equal to be 0, here final velocity is equal to be 0। क्लियर हो रही है आपको बात है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इन ग्राफ के अंदर जो आपको पता होने चाहिए। तो आई होप कि आज हमने सारा का सारा वर्डिंग वाला पार्ट एक तरह से टच कर लिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने पूरी तरह से समझा है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आज हमने कंप्लीट मोशन चैप्टर के वर्डिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा टच कर लिया है, थोड़ा सा देख लिया है, ओके। और आप इससे रिलेटेड जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ही ज्यादा आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। लास्ट 2 मिनट के अंदर हम एक डिफरेंस को देख लेते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस यहां पर आपको करवाऊंगा, इसके अलावा जितने भी डिफरेंस होंगे वो आप खुद करोगे अपने आप, आपको पता है सारे डिफरेंस। तो आपके पास टोटल लगभग 3 डिफरेंस यहां पर मिलने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। ये 3 डिफरेंस तो आपके पास रहेंगे ही, आपने इन तीनों को ध्यान से देखना है। एक डिफरेंस मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ, इसके अलावा जितने भी होंगे वो आपने खुद करने हैं। तो डिफरेंस के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो होगा उसकी डेफिनेशन। क्या होगा वो, उसका होगा उसकी डेफिनेशन। स्पीड की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। और यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, मींस फर्स्ट पॉइंट हमेशा हमेशा क्या होगा, डेफिनेशन होगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट आप हमेशा हमेशा क्या बनाना, उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बना देना कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर हमारे पास जो स्पीड है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट आप क्या करना, थर्ड पॉइंट आप स्केलर क्वांटिटी वाले पैरामीटर को ही उठा सकते हो। कैसे उठा सकते हो, जो स्केलर क्वांटिटी होती है दैट आर ऑलवेज फाइनाइट, दैट आर ऑलवेज फाइनाइट, उनकी कोई ना कोई जो वैल्यू होगी वो फाइनाइट वैल्यू होगी, और क्या होगी, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन जो आपके पास वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू जो होती है, वेलोसिटी कह लो या वेक्टर क्वांटिटीज कह लो, उनकी जो वैल्यूज होगी दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्लियर। लास्ट पॉइंट हम क्या बनाते हैं, स्पीड टेल अस विद या
हाउ मच फास्ट ऑब्जेक्ट इज गोइंग, ऑब्जेक्ट इज गोइंग। जो स्पीड होती है वो हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि ऑब्जेक्ट किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी हमारे पास है वो हमें ये भी बताती है कि हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज गोइंग, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, as well as in which direction the object is moving, in which direction the object is moving। ये वेलोसिटी हमें डायरेक्शन भी बताती है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया आपको बातें? तो यहां पर हमने सारा का सारा वर्डिंग वाला पार्ट को टच कर लिया है, देख लिया है, आपको आइडिया हो गया कि हमें करना क्या है, पढ़ना कैसे है। तो आप अपने जो दिन रह गए आपका, इस दिन में आपने इन सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। अब सेकंड वीडियो हम किसके ऊपर बनाएंगे? सेकंड वीडियो हम बनाएंगे इन सभी टॉपिक्स रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ओके, थैंक यू वेरी मच।